हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, जन और पर्यावरण, पीपुल एंड एनवायरनमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए भी, साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है फॉर द सिविल सर्विसेज लाइक एज आरओ और लेखपाल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपका सिलेबस क्या है, और कुछ प्रश्न हैं, पीवाईक्यूज हैं, और साथ ही साथ पूरी समरी को एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं ताकि आप समझ सकें कि आपको स्टडी में क्या क्या करना है। इसके बाद हम पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जीएस का पोर्शन है उसमें कुल मिला के 6 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, और यहाँ पर कुछ टॉपिक मैं आपको लगातार कवर भी करवा रहा हूँ। जैसे कि करंट है, तो करंट लिए आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। दिसंबर के लिए जो करंट अफेयर है पूरा मासिक ये मैंने अपलोड कर दिया है, अभी जाकर देख लीजिएगा। अब तक हम लोगों ने टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को भी पढ़ लिया है, आईसीटी भी पूरा हो चुका है, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीपुल एंड ईवीएस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बचता है आपका इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, तो इनको भी हम कवर करेंगे आने वाले समय में। देखो, सबसे ज़रूरी ये है ना कि चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब रखें ताकि जब भी नया लेक्चर आए तो उसको आप देख सकें। अगर हम बात करें कि जो ये पीपुल एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो जो ये मानव और पर्यावरण के अंतर्गत कुल मिला के मुख्य रूप से 4 टॉपिक हैं। पीपुल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध क्या होता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय क्षरण के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, इसका क्या कारण है और इसका क्या हल है। साथ ही साथ देखेंगे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर द बेटर इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूरा सिलेबस आपने समझ लिया है, और जीएस के लिए लगातार आपकी जो क्लासेज हैं इस चैनल पर चल रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इन्वायरमेंट को समझना चाहते हैं, पर्यावरण को समझना चाहते हैं, तो फूड चेन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस धरती पर बिना भोजन के कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन भोजन ही अगर देखा जाए तो प्रदूषण का कारण भी है, कारक भी है, सोर्स भी है। तो फूड चेन में सबसे पहले तो आते हैं आपके प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। जैसे कि ये आपकी घास हो गई, घास को खाने के लिए टिड्डा आता है, ग्रासहॉपर, और टिड्डे को मेढक। देखो, ये एक सिंपल सी चेन दिखाई गई है, इसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फूड चेन है। यहाँ पर सबसे पहले उत्पादक यानी कि घास को जो खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, और इसके बाद ये होता है आपका द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और फिर अंत में आते हैं सर्वाहारी, ठीक है। मानव जो है ये सर्वाहारी में ही आता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले आप इनको समझिए। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए 2 प्रकार के फैक्टर, एक होता है आपका बायोटिक फैक्टर, एक होता है एबायोटिक फैक्टर। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, जैविक कारक, फैक्टर कारक, और अजैविक कारक। तो जैविक कारकों में क्या क्या आता है, जैसे कि जो भी जीवित है वो जैविक कारक है, इसमें मछली है, मानव है, बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे, लेकिन वायरस नहीं होगा, क्योंकि वायरस ये जैव और अजैव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बायोटिक फैक्टर हो गया, समझ गए होंगे आप। एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा सूरज हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया, बादल हो गया, और बाकी चीज़ें जिसमें जीवन नहीं है लेकिन ये जीवन के लिए आवश्यक है। तो 2 चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं। अगर हम पीवाईक्यूज को देखें तो किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे कि ये बहुधा पूछा जाने वाला प्रश्न है, और ये सिर्फ यूपीएचईएससी नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो एसएससी में भी, ग्रुप डी में भी, ग्रुप सी में भी, और सिविल सेवाओं में भी ये प्रश्न अक्सर पूछ ही लिया जाता है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। तो देखो, ये जो इकोलॉजी शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अर्नेस्ट हैकल को जानें। जैसे कि इकोलॉजी शब्द को जर्मनी के प्राणी विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले कब गढ़ा था, 1866 में, 1866 में।
उनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये किताब थी और इसी किताब में सबसे पहले उन्होंने इकोलॉजी शब्द को लिखा हुआ था। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओंकोलॉजी से बना हुआ है और ओकोइस, OIKOS, ओकोइस का मतलब होता है घर और लोगो का मतलब होता है लोगोश, मतलब अध्ययन। तो इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसका मतलब ये है कि ये जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसे क्या कहेंगे आप? इकोलॉजी कहेंगे। अर्नेस्ट हैकल ने उन्नति और विकास के सिद्धांत का भी प्रस्ताव रखा था। भारत में, देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसे मतलब कभी कभी एग्जाम में आता है ना, तो लोग इसका उत्तर गलत कर देते हैं। आप गलत मत करना। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? अगर ये प्रश्न आ गया कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक कौन है, तो नाम है रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो रामदेव मिश्रा जो हैं ये भारत में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। एक और वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक, जिनका नाम है आर्थर टॉन्सले। उन्होंने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम है, दोनों शब्दों को अलग अलग लोगों ने गढ़ा हुआ है और इनमें कंफ्यूज मत होना, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि जो इकोसिस्टम है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि टॉन्सले ने। विकल्प ए आपका करेक्ट है। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बता दूंगा, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तो इंट्रो है, थोड़ा सा देखते रहो। देखो, इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले A.G. टॉन्सले ने 1935 में दिया था। ये मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, बता दिया आपको। अब देखेंगे तो A.G. टॉन्सले कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी थे और पारिस्थितिकी शास्त्री भी थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? लंदन में हुआ था 1871 में 15 अगस्त के दिन। एक प्रश्न ये भी आता है अक्सर कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? जिनेवा में, रियो डी जेनेरो में या फिर स्टॉकहोम में? तो ये आयोजन हुआ था स्टॉकहोम में। विकल्प सी आपका करेक्ट है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 के बीच स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? स्वीडन के स्टॉकहोम में। और यह सम्मेलन पर्यावरण को वैश्विक एजेंडे में शामिल करने वाला पहला बड़ा सम्मेलन था और इसी सम्मेलन के बाद UNEP अस्तित्व में आया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये कब अस्तित्व में आया था? जब ये स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया था उसके बाद। एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में ये आता है कि जो स्टॉकहोम घोषणा पत्र था उसमें कितने सिद्धांत शामिल किए गए थे? तो इसका उत्तर बनेगा कितने? 26। स्टॉकहोम घोषणा में कितने सिद्धांत थे? 26। और इसी के बाद मैंने आपको बताया कि UNEP को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस सम्मेलन के पहले दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित पर्यावरण के संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 जून 1972 को। और आपको पता ही है ना कि 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। अब इसकी थीम क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, यही सेम सिलेबस आपको UGC नेट का जो पहला पेपर है उसमें भी मिलेगा। तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। कुल मिला के यहाँ पर हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे? तो 6 टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, नेचुरल हैजार्ड्स एंड मिटिगेशन यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और उनसे कैसे बचाव किया जाएगा। इसी पर आधारित करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित कुछ शब्दावली है और साथ ही साथ आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी संस्थाएं जो बनाई गई थी पर्यावरण संरक्षण के लिए, उस पर आधारित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, या फिर ये जो अस्तित्व में आए नियम, अधिनियम या फिर संस्थाएं, ये कब अस्तित्व में आए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतीय पर्यावरण विभाग को कब बनाया गया था। तो भारतीय पर्यावरण विभाग ये बना था 1980 में। बहुधा एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और ये प्रश्न ये होता है कि जो राष्ट्रीय पारिस्थितिकी बोर्ड है, राष्ट्रीय पारिस्थितिकी बोर्ड,
ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान देना कि जो राष्ट्रीय पारिस्थितिकी बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1981 में, 1981 में। कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि जो FRI है, यानी कि भारतीय वन संरक्षण संस्थान, जिसको कहेंगे आप FRI, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसका मुख्यालय आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? देहरादून में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो BSI है, BSI मतलब भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1890 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? कोलकाता में मिलेगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपकी योजनाएं भी हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो उसको भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। लाइक एज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? तो ध्यान देना कि 1973 में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारतीय बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। इसी प्रकार से एलिफेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था, ये 1992 में अस्तित्व में आया था। हांगुल मृग ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो हांगुल प्रोजेक्ट को 1970 में ही शुरू किया गया था, हांगुल प्रोजेक्ट। साथ ही साथ देखेंगे तो जो गिर शेर परियोजना थी, गिर जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहें या फिर अब ये टाइगर रिजर्व है जो कि गुजरात में स्थित है। तो गिर शेर परियोजना जो थी ये भी 1972 में ही अस्तित्व में आई थी। घड़ियाल परियोजना अस्तित्व में कब आई थी? तो ध्यान देना कि जो घड़ियाल परियोजना थी ये 1975 में अस्तित्व में आई थी। कुछ और भी एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो UNEP है, मैंने आपको अभी बताया था ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के बारे में, UNEP, तो इसका गठन कब किया गया था? तो मैंने बताया था आपको कि 1972 में इसका गठन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में है। एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कि UNEP का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, तो ये नैरोबी केन्या में है। कुछ और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लाइक एज जैसे कि WWF है, WWF इसका फुल फॉर्म होता है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष। तो इसको स्थापित किया गया था 1961 में, और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लेन स्विट्जरलैंड में है, ग्लेन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, साथ ही साथ भारत के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये कब अस्तित्व में आया था? और इसे अक्सर जो है जल अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो जल अधिनियम ये अस्तित्व में आया था 1974 में, 1974 में, और इसी प्रकार से इसको ना दोबारा से रिवाइज किया गया था कब? 1988 में। इसे कहा गया था संशोधित जल अधिनियम। ध्यान देना कि जो जल अधिनियम है ये आया था 1974 में, लेकिन वायु अधिनियम इसके बाद आया था। ठीक है, तो वायु अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये पारित हुआ था कब? 1981 में, 1981 में, और इसे दोबारा से लाया गया था कब? 1987 में। इसी प्रकार से आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जिसे आप पर्यावरण अधिनियम कहेंगे, तो पर्यावरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था 1986 में, 1986 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये अस्तित्व में आया था कब? 1972 में, और इसमें संशोधन किया गया था 1991 में। तो इसी प्रकार से हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये एक इंट्रो वीडियो था और उद्देश्य यही था कि आप इस टॉपिक से परिचित हो सकें, साथ ही साथ कि इसमें क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक कंप्लीट वीडियो होगा और इसमें सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। करंट अफेयर को लेकर आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, करंट अफेयर मैक्सिमम मैं आपको करवा दूंगा और उसकी एक कंपाइलेशन करके मैं PDF आपको दूंगा, बस उतना पढ़ लेना, आपको सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ अपनी राय से हमें अवगत जरूर करिएगा, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम जो आपको बता रहे हैं उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो फ्रेंड्स, अच्छाई और बुराई प्लीज़ दोनों चीज़ें हमें बताइएगा। अगर आप अब तक इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और लोगों की तरह नहीं है कि बस आप आए और गए। तो अगर आप हमसे और बेहतर आउटपुट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेज और भी बेहतर हो सकें, तो प्लीज़ आप हमें जो ना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा
कि हमारा जो ये क्लास आपको मिल रहा है इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं और क्या चीज़ें नेगेटिव हैं, क्या इम्प्रूवमेंट इसमें हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।